हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRN क्लासेस। आज मैं आपको CDP का वीडियो लेके आया हूँ जिसमें 30 क्वेश्चन कराऊंगा। 30 क्वेश्चन आपको करने होंगे जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। वो वीडियो पूरा देखें स्टार्टिंग से एंड तक। वीडियो थोड़ा लंबा होता है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। टाइम बहुत कम है, एग्जाम पास में है, इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। पहला पॉइंट निगेटिव पार्ट की मैंने बात की है। निगेटिव पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। पियाजे की बात हो तो सबसे पहला काम जो होगा, निगेटिव पार्ट को आपको हटाना पड़ेगा। निगेटिव पार्ट आपको नहीं लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ऑप्शन बी, बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ऑप्शन डी, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो निगेटिव पार्ट नहीं की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है। क्या है वो आपका सही आंसर है। कैसे सही है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार कहा जा सकता है, क्या कह सकता है, विकास क्रमिक होता है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ठीक है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बच्चे अपने वातावरण पर्यावरण के प्रति क्रिया करते हैं, बच्चे का विकास प्रत्येक अवस्थाओं में होकर गुजरता है, बच्चे के विकास की भाषा प्रभावित नहीं करती है। जो ऑप्शन नंबर सी है, निरंतर अभ्यास के अधिगम होता है, ये आपका इसका नहीं है। ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, जिन्होंने मुख्य और गौड़ नियम दिए थे। ये मुख्य नियम था जिसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम था। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक भाषा नहीं है। इसमें जो ऑप्शन है वो है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, थर्ड है अनुक्रमणिकता। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर जो है वो बी आपका बिल्कुल सही है। वो ऑप्शन क्या है, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व अवस्था लगभग 2 वर्ष से 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्ष तक होती है। कब होती है? 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। ठीक है, इस अवस्था के में संकेतात्मक या प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है। इसलिए प्रतीकात्मक विचारों का विकास पूर्व संक्रियात्मक गुण है या कि नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड देखिए, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल जुआ बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो क्या है? वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। बी ऑप्शन, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन सी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी देखिए, नए कौशल हासिल करने और सीखने में कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो यार किसी चीज़ का हो तो समय बिताने का टाइम तो आजकल किसी के पास नहीं है। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को समझिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो क्या है? वो ऑप्शन नंबर सी है। मैंने तीसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें निगेटिव पार्ट की बात की गई। यहाँ भी निगेटिव पार्ट है के अलावा। तो समझिए, खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से या युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। जब पॉजिटिव की बात करेंगे हम, ठीक है, ये नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। और ऑप्शन डी जो है वो है, या उनके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक योगदान करता है। तो ऑप्शन डी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन 3 था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? क्या आप उत्तर जानते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? सही जवाब क्या है। थर्ड ऑप्शन क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। और डी क्या है? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन की बात की गई है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही होगा। ठीक है, विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं। किसी दिए गए समस्या को विभिन्न तरीकों से हल करने के लिए कहना बच्चे को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। सिंपल सी बात है, जब आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तभी तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढोगे। तो जो टीचर्स होते हैं, अगर लाइक वाइज एज सब्जेक्ट बात करूँ मैथमेटिक्स की, तो जब तक प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, आपका जो फेस है वो क्या होगा, उसको सॉल्व करने के लिए रेडी नहीं होगा। ठीक है, तो माइंड पे जो आपको है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जब तक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, चाहे लाइफ की बात हो चाहे किसी चीज़ बच्चों की बात करें, जब आपके सामने उसको आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तभी वो गंभीर रूप से इसको सोचने के लिए आमंत्रित करता है उसका माइंड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां देखिए क्वेश्चन, कोलरबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन है, पहला ऑप्शन। बी देखिए, ये सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रतिक्रियाएं हैं, ऑप्शन बी। या नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, ऑप्शन सी। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर कोलरबर्ग की बात की गई, जानते हैं कोलरबर्ग के साइंटिस्ट के बारे में जो मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट होगा इनका। उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग की बात की गई है। ठीक है, तो अर्थात नैतिक विकास के 3 स्तर तथा 7 सोपानों क्रमशः नैतिक निर्णय लेने की बढ़ती योग्यता और दृष्टिकोण की बढ़ती व्यापकता को अमूर्तन इसको अंकित किया गया। तो ऑप्शन जो है संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास के बीच की बॉन्डिंग की यहाँ पे बात की गई है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन्होंने बॉन्डिंग की बात की है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 5वां क्वेश्चन, बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित करता है। पहला ऑप्शन क्या है, उस चरण को जब अधिगम विकास संभव है। विकासात्मक चरणों को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। थर्ड ऑप्शन, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सभी सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, ऑप्शन डी। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका कौन सा सही है, वो ऑप्शन नंबर सी है, वो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर है। क्या है, सिर्फ एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर को कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र उससे संबंधित करता है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, बच्चा जो कार्य कर रहा है, जो करने की क्षमता रखता है, के बीच एक क्षेत्र निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। बढ़ते हैं 7वें नंबर पे। इसे पॉइंट 6 पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, आनुवांशिक और पर्यावरण की भूमिका के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवांशिक और पर्यावरण की बात की यहाँ पे की गई है। तो क्वेश्चन पहला ऑप्शन देख लीजिए, विकास कुछ पहलू आनुवांशिक और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बी ऑप्शन, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। थर्ड ऑप्शन, बच्चे देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चों की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जहाँ पे जो ऑप्शन नंबर वो 1 होगा वो बिल्कुल सही है। क्या है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिक और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। समझ लीजिए इस चीज़ को, वहाँ पे फिर से मैं बॉन्डिंग की बात, पर्यावरण और आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिक और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सबसे अच्छा कथन यह हो सकता है कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिक और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जैसे समझिए, आनुवांशिक हमें क्षमताएं प्रदान करती हैं, तो पर्यावरण उन क्षमताओं को विकसित होने के लिए उचित वातावरण प्रदान करता है। आनुवांशिक हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है। इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। आनुवांशिक हमें कार्यशील पूंजी देता है और परिस्थिति या वातावरण हमें उसे निवेश करने के अवसर प्रदान करती है। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात की गई है। यहाँ पे क्या है, करके सीखना, पहला ऑप्शन। परियोजना विधि सहयोग में सीखना, बी नंबर देखिए। थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंकिंग, सी ऑप्शन। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों में लेबलिंग,
और फोर्थ क्या है, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर वो जो है वो है सही है, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छी बात की गई है। तो पहला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता सिद्धांत पर आधारित है। क्या है? सक्रिय सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित है, तथा यह भी मानना है कि बच्चे का ज्ञान का निर्माण स्वयं करके, इसलिए प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने, परियोजना विधि और सहयोग से सीखने के गति तथा गतिविधि द्वारा सीखने पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? क्या है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। पहला ऑप्शन क्या है, स्कूल शिक्षा का यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों को आवश्यक नहीं है कि बच्चे जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। सी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया के को प्रतिबिंबित करे। जी, देखिए, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो ये ऑप्शन होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। सामाजिक और प्राकृतिक के बीच में फिर से बॉन्डिंग की बात मैंने की, जहाँ पे बॉन्डिंग का बात तो वो आपका ऑप्शन मैक्सिमम केस में राइट होता है। समझिए, शिक्षा स्वयं ही जीवन है, अर्थात शिक्षा मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। इसलिए प्रगतिशाली शिक्षा के संबंध में कुछ कहा जा सकता है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ताकि विद्यार्थी सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया में समायोजन और आत्मसात कर सकें। तो पहला आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको समझिए, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संबोधित करता है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समावेश होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर इसका होगा। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर पॉइंट है। इसमें एक रिसर्च हुआ था जिसमें बताया गया है कि शरीर में दो भिन्न लिंगों का, उनके बाह्य लक्षणों का साथ साथ विद्यमान होना शाक्य है। ठीक है, इसमें दोनों लक्षणों का संतुलन समीकरण बराबर भी रख सकते हैं, अतः किसी एक गुण को अधिक प्रभावी रूप से प्रदर्शित भी कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। पहला ऑप्शन मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति और ट्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, ट्यूशन। क्यों होगा? बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। लिंग भूमिकाएं सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा निर्मित होती हैं, जिसमें मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति, समुदाय, परिवार आदि सामाजिक अभिकरण सहायता प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल राइट है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है? पॉइंट समझिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में बात कर दी गई। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य है। क्वेश्चन पूछा क्या गया है? नहीं की बात की गई नेगेटिव पार्ट में, समझिएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, यह शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बुद्धि बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसकी जल्दी समझिए इस चीज को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही है। यह बच्चों में धीमे, खराब और बुद्धिमान स्वरूप को चिन्हित करने के उपयोगिता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर निगेटिव पार्ट की बात की, तो निगेटिव पार्ट कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर डी था आपका। ठीक है, अब देखिए, इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को धीमी, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग बच्चों को अधिगम त्रुटियों को पहचान कर उनका उपचार करने में किया जाता है। इनकी अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे क्या है समझिए, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में
बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन करता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 13 नंबर देखिए, बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है, क्या हो सकती है? आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, एक संस्थान संबंध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही है। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, ये आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, बच्चों में प्रतिभाशाली आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण हो सकती है, अर्थात वे बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं जिनके आनुवांशिकता प्रगतिशील पूंजी देती है और वातावरण पूंजी के निवेश करने के उचित परिस्थितियों का निर्माण करती है। इसके बारे में मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया है। स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में मैंने इस चीज़ को अच्छे से क्लियर किया हुआ है। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप करता है, क्या है? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, बी उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाने पर, सी उन्हें अति स्नेही होने के नाते पर, डी उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट है। अब बात करते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ये है क्या चीज़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके उपयोग पर। ठीक है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों से के उपयोग पर निर्भर करता है, अर्थात शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षण की मानसिक उद्वेलन तकनीक का प्रयोग करता है, साथ ही इनके लिए नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य विस्तृत सह शैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है, ताकि इनके ज्ञान, अनुभव और सृजनात्मकता का अधिक विकास हो सके। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 क्वेश्चन की सीरीज है, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? फिर नेगेटिव पॉइंट आ गया, नहीं की बात की गई यहाँ पे। एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रमों में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो यार सिंपल सी बात है, कभी भी किसी बच्चे को डांटना, फटकार लगाना ये सही नहीं होता। तो ये पॉइंट आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल रॉन्ग बैठता है यहाँ पे। ठीक है, तो बेचैन होने की बात कर दी गई यहाँ पे, नेगेटिव पार्ट हटा दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल गलत है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने की मदद करने के लिए शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए तथा उनके विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए, ना कि बेचैन होने के अवसर पर अक्सर उन्हें फटकार लगानी चाहिए। इसके अतिरिक्त अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए तरीकों का अपनाना चाहिए, जो ऑप्शन ए, बी, सी आपको दिए हुए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन क्या है? उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। सी देखिए, उनकी भाषा के उपयोग को हस्तोत्साहित करता है तथा वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकते हैं। फोर्थ क्या है? बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना होगा, इसका ऑप्शन क्या है? सामाजिक और आर्थिक रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो आपके बन के आता है, इसको आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का महत्व तथा उनका उपयोग करना। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को कक्षा में ऐसे माहौल की आवश्यकता होती है जिन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का महत्व देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो मैंने बताया आपको इस पे है। ठीक है, था उनका उपयोग करना, इसलिए समावेशी शिक्षा की संकल्पना विकसित की गई है। क्या की गई है? समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा के बारे में यहाँ की संकल्पना विकसित की गई है इसी के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर देखिए, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है, क्या है? तेज बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन
के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ये आंसर राइट आंसर होगा। क्योंकि पता होगा बुद्धि को कई लोगों ने दिया हुआ है, चाहे थॉर्नडाइक का हो, चाहे स्पेयरमैन का हो, चाहे गाल्टन का हो। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती हैं। गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहु प्रक्रिया होता है। कुल 7 तरह की बुद्धि की बताते हुए उन्होंने कहा है कि ये सातों बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और प्रत्येक के क्रिया होने के ढंग अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने 18वें क्वेश्चन पे। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करते हैं। पॉइंट समझिएगा, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन। पहला ऑप्शन क्या है? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर जानने में, बच्चों को सीखने की जरूरतों को जानने तथा तदनुसार शिक्षण समिति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन का प्रमाणित करने में। फोर्थ क्या है? देखिए इसको, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैंने बता दिए। अब यहाँ मूल्यांकन की बात की गई है, तो मूल्यांकन के बारे में समझिएगा इस चीज़ को क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। बच्चों को सीखने की ज़रूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण समिति का चयन करने में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीखने का, आप दोनों में अंतर समझ लीजिए। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तरों को जानने में कर सकते हैं। अर्थात सीखने के लिए मूल्यांकन बच्चों की प्रगति तथा सीखने के मूल्यांकन उपलब्धि स्तर को दर्शाता है। सीखने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग नवीन ज्ञान देने के से पहले किया जाता है और सीखने के मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण के बाद किया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक है, मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसकी पक्षपाती हैं। पक्षपाती, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, इसलिए क्या है? पक्षपाती है। अगला देखिए, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया सकते हैं, वे बच्चे की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका राइट है। मुख्य धारा में मुख्य रूप से मुख्य धारा में संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। यहाँ पे और इसकी लिखा है, इसलिए है पक्षपाती हैं। ठीक है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि वह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। परीक्षण की एक ऐसी त्रुटियों की मुख्य धारा से अलग समाज के सभी पक्षार्थियों को समान रूप से प्रभावित करती हैं। ठीक है, इस परीक्षण त्रुटियों को स्थिर त्रुटियों का परीक्षण से संबंधित त्रुटियां कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 देखिए, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या हैं? विकलांग है, डिस्लेक्सिक है, सृजनात्मक है और प्रत्यास्थी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्रिएटिविटी, वो आपका राइट आंसर होगा। क्रिएटिविटी इज द राइट आंसर। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं, क्रिएटिविटी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बालक किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में और उसका एक नवीन समाधान प्रस्तुत करते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में, चुप्पी साधने के लिए, शिक्षक को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर करने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर वो होगा वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है, अनुशासन की बात की गई यहाँ पे। तो बच्चों को अपने शिक्षा में विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में मदद करता है। अर्थात जब कक्षा अनुशासित रहती है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रगति करती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन क्या है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने की जानी चाहिए। बी ऑप्शन, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए।
सी ऑप्शन, कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। डी ऑप्शन, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर यहाँ पे है। क्या है वो? डी ऑप्शन जो है वही आपका इसमें राइट आंसर है। बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा कि शिक्षक वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करे। अधिगम में सुधार मूल्यांकन का ही एक अभिन्न अंग है। इस पॉइंट समझिएगा, अधिगम में सुधार मूल्यांकन का ही एक अभिन्न अंग है। इसलिए शिक्षक बच्चे अच्छा निष्पादन कर सके, इसलिए उसे इस विधि को अपना सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। सेकंड देखिए, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम साधन बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसको हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट इसका आंसर है। क्या है राइट आंसर है? क्या है? कक्षा शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री के रूप में होती है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षकों और छात्रों को मार्गदर्शन करती हैं तथा एक सुव्यवस्थित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो आपका क्लियर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ से प्राप्त की जाती है। तो इसको समझ लीजिए इंग्लिश में जरा। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2015 ड्राइव इट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम। क्या होगा इसका आंसर? पहला ऑप्शन क्या है? मानवतावाद। दूसरा क्या है? व्यवहारवाद। तीसरा क्या है? रचनावाद। चौथा क्या है? संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो फोर्थ ऑप्शन इज नॉट अलाउड। यहाँ पर क्या होगा? वो गलत आंसर है। 3 ऑप्शन क्या है? सही होगा। सी अंदर राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह निर्देशित करती है कि चर्चा पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें शिक्षण को इस बात के लिए सक्षम बनाएं कि वे अपने बच्चों की प्रगति और वातावरण के अनुरूप कक्षाई अनुवेश आयोजित करें ताकि सारे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर देखिए, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थित में नियमित रहते हैं, वे शिक्षक में से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्दी पहनना आपकी अच्छी वो इंपॉर्टेंट नहीं है सीखने के लिए। अनुशासन बना रखना अच्छी बात है, बट सभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। उपस्थिति नियमित रहे, ये भी एक अच्छी आदत है, लेकिन क्या है जो मेन पॉइंट है वो है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। इसलिए एक कुशल शिक्षक ऐसे सहज शिक्षण अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिससे छात्र प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अगला देखिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा इस चीज को। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? पहला ऑप्शन, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि होने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक पर में रखी हो, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पे, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चल सके। अलमारी की तरह संगठित सामग्री वाला कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक सामग्री जो संचालित, समझिएगा 4 नंबर, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या है ऑप्शन, क्या है वो बी इज राइट आंसर। इसका कक्षा समृद्ध शिक्षा के तात्पर्य संसाधन युक्त कक्षा शिक्षण में से है। इस प्रकार की कक्षा शिक्षण
में कक्षा सभी आवश्यक शिक्षण सामग्री से युक्त होती है। ऐसी कक्षा में खुली गतिविधियों कोने में होती है और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी होती हैं, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि सभी शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण गतिविधियां कक्षा में यथा स्थान होती हैं। अगला देखिए 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना है। पाठ्य पुस्तक का एक समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना आवश्यक है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर होगा वो क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कक्षा में शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है। ठीक है, क्या ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? यहाँ पे इस बारे में आपको बताना होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं है, डी आंसर राइट है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। एक शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में होती है। वह ऐसे सहज परिस्थितियों का निर्माण करता है जहां बच्चे निसंकोच प्रश्न पूछ सकते हैं। जहां आराम का वर्ड वो नहीं है, निसंकोच प्रश्न पूछ सकते हैं और संवाद के माध्यम से सीखते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? पहला ऑप्शन क्या है? किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को कवर करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न स्तरों और शब्दावली का प्रयोग करना, फोर्थ क्या है? अभिसरण वाले उत्तर को पूछना। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसमें समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है, और क्या कह रहा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही है। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ठीक है, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न का अर्थ होता है निश्चित उत्तर वाले प्रश्न। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, नेगेटिव पार्ट की फिर बात की गई थी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति मतलब मेमोरी, फियर डर, अटेंशन मतलब ध्यान, उत्तेजना स्टिमुलस। ठीक है, तो यहाँ पे संवेग की बात की, संवेग क्या होता है? वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, फियर। संवेग वास्तव में व्यक्तित्व के आंतरिक भावों के अचानक तीव्र होने और विवेक प्रक्रिया के नियंत्रण से मुक्त व्यवहार के होने की स्थिति को व्यक्त करता है। संवेग क्या होते हैं? डर होता है, क्रोध होता है, घृणा होती है, वात्सल्य होता है, करुणा होती है, आत्महीनता होती है, एकाकीपन होता है, भूख होता है, अधिकारता भाव, ये सब क्या है? ये सारे संवेग हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी जो मनुष्य के अंदर उत्सुक हो। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण करता है? बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने समय अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चों ने गाय को कभी नहीं देखा। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। तो यहाँ पे बात करें तो हम बात करते हैं वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभवों पर आधारित है। क्यों आधारित है इसको समझिए। यदि कोई 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, तो इसका अर्थ यह है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभवों पर आधारित है। जीन प्याजे की माने तो यह 3 साल का बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। इस अवस्था में बच्चे बिना किसी तार्किक विचार
प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ पॉइंट आपको 30 जो मैं क्वेश्चन कराए हैं, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन चार्ट डेवलपमेंट, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।